महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ठीक है, ये नाम को आप ध्यान रखेंगे, लोक हितवादी पूछ रहा है। ठीक, करेक्ट आंसर इसका है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो है, इनको लोक हितवादी की संज्ञा दी गई है। महाराष्ट्र में कई समाज सुधारक हुए थे, उसमें एक महत्वपूर्ण थे। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि गोपाल हरि देशमुख ने 1849 में 1849 में परमहंस मंडली परमहंस मंडली नाम की आप संस्था कह सकते हैं या सभा कह सकते हैं, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। एक तो पॉइंट यह है, ठीक है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की अगर चर्चा चली हो तो गोपाल हरि देशमुख तो हो ही गए, इसके साथ साथ एक महादेव गोविंद राणाडे आते हैं महाराष्ट्र से ही। महादेव गोविंद गोविंद राणाडे हैं, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, याद रखिएगा, सुकरात कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने महादेव गोविंद राणाडे ने मिलकर, किनके साथ मिलकर? आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, 1867 में की थी। तो एक तो पॉइंट ये भी हो गया, ये महादेव गोविंद राणाडे का। इसमें ध्यान रखना है कि महादेव गोविंद राणाडे का एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा गोपाल जोशी के साथ मिलकर, ये भी 1867 में इन्होंने किया था। ठीक, तो महाराष्ट्र के ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप में आए हुए हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हो गए, ये महाराष्ट्र के ही थे। ठीक, उसके बाद जरा गोपाल कृष्ण गोखले की बात अगर कर लें। अच्छा, एक बात और, ये जो आपके महादेव गोविंद राणाडे हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, तो ये आ जाएंगे आपके महादेव गोविंद राणाडे। एक तो पॉइंट ये भी याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है इतने। उसके बाद पंडित रामाबाई जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा योगदान था इनका विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने तथा शिक्षा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो इस तरह से पंडित रामाबाई का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है महिलाओं के सेक्टर में, खास करके विधवा महिलाओं को लेकर। तो ये अगर की पॉइंट क्वेश्चन में आता है तो आप ये आंसर लगाएंगे। ये हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, एक्स्ट्रा राणाडे हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये एक सामान्य सा डेट है, 26 अप्रैल 1858 को। कहीं कहीं 25 अप्रैल भी मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है 25 और 26 में। ठीक है, 26 अप्रैल यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, तो हम ये लगाएंगे 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब 1857 से संबंधित कुछ पॉइंट अगर देखें बिहार से रिलेटेड, तो बिहार में 1857 का विद्रोह रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। अभी रोहिणी कहाँ है? ये देवघर झारखंड में है अभी।
झारखंड में चला गया, उस समय बिहार का हिस्सा था। एक तो पॉइंट ये। दूसरा कि पटना में पीर अली के नेतृत्व में ये विद्रोह आगे बढ़ा था। दूसरा पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीर अली, ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी के, इन्होंने जो है आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के इनको फांसी दे दिया था, कई सारे लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ। तो पीर अली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, बिहार में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर जो था ने इस विद्रोह को बिहार में नियंत्रित किया था। बिहार में नियंत्रित किया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा एक पॉइंट और भी रखेंगे ये बिहार से रिलेटेड, कि मुजफ्फरपुर में इसी विद्रोह के समय लोटा विद्रोह हुआ था। कैदियों को पीतल के बदले मिट्टी के लोटे दिए गए थे, जिसका विरोध कैदियों ने किया था कि हमें पीतल का ही लोटा दिया जाए। और 1857 के जो और भी विद्रोही थे, उनका समर्थन किया था इन लोगों ने, मुजफ्फरपुर के कैदियों ने। तो लोटा विद्रोह का भी संबंध यहीं से है। तो ये सारे पॉइंट आपके बिहार से रिलेटेड हैं, ठीक है, 1857 के। अब इसके बाद कुछ नॉर्मल पॉइंट अगर देखें तो 1857 की विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा इस बात को, पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, ताकि उसमें ये सिफारिश करना था कि क्या चेंज किया जाए कि अब आगे इस प्रकार का विद्रोह नहीं हो ब्रिटिश सेना में, ठीक। तो एक तो पॉइंट हो गया ये कि पील आयोग का गठन किया गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे। सरकारी इतिहासकार का मतलब हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से बातों को लिखने वाले कि क्या क्या 1857 में हुआ है, वो कौन व्यक्ति थे, तो सुरेंद्रनाथ सेन थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ सेन थे। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, वो ये कि जितने भी क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ उसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र के सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, तो वो थे अवध के सैनिक। तो एक पॉइंट यहां याद रखिएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अवध के सैनिकों ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि तेलंगाना आंदोलन, पुनप्रा वायलन आंदोलन और तेभागा आंदोलन। तेलंगाना 4651 में कृषक आंदोलन था, आंध्र प्रदेश, उस समय तो आंध्र प्रदेश था, तो वहां पे हो जाएगा 1 का ए। पुनप्रा वायलर आंदोलन साउथ इंडिया त्रावणकोर का था ये, तो 2। और तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 46-47 में, सी, यानी 3। तो 1 2 3 1 2 3 करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। करेक्ट आंसर जो हमारा है वो यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
जो ये तेभागा आंदोलन है, ये इस पे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तेभागा आंदोलन जो है इस पे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि तेभागा आंदोलन जो है ये भुवन सिंह एवं कंपा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सिंह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, हुआ था, ये ध्यान देना है, हुआ था। अच्छा, ये जो तेभागा आंदोलन था ये बंगाल में हुआ, कृषक आंदोलन था। ठीक है, इसमें भुवन सिंह और कंपा राम सिंह ये दोनों शामिल थे। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब कुछ और आंदोलन की तरफ आते हैं, तो एक मैं चर्चा कर लूं मोपला आंदोलन की, जिस पर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, मोपला। ठीक है, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। पहली बात तो ये 1921 के आसपास हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता वो थे अली मुसालियर। और इसमें ध्यान रखना है कि ये जो था ये मुस्लिम रैयत द्वारा हिंदू जमींदार के विरुद्ध किया गया था। विरुद्ध किया गया ये आंदोलन था। ये हमेशा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि मालाबार का जो क्षेत्र है केरल का, उसमें हिंदू वहां पर जमींदार हुआ करते थे कुछ संख्या में, और अधिकांश जो कृषक थे, खेती करने वाले, वो मुस्लिम थे। तो इन दोनों के बीच जो है ये विद्रोह पनपा था। इसमें से इन लोगों ने विरोध किया था, मुस्लिम रैयत ने हिंदू जमींदार का, और बाद में चल के ये जो आंदोलन है पहले तो कृषक आंदोलन के रूप में उभरा, बाद में चल के ये हिंदू मुस्लिम जैसा हो गया था। ठीक है, तो ये मोपला आंदोलन 1921 का हुआ, इसको ध्यान रखना है इसमें से। और तीसरा एक पावना विद्रोह भी हुआ था। पावना विद्रोह ये 1876-78 की बात है। ठीक है, इसमें नेतृत्व में थे ईशान चंद्र एवं शंभूपाल। पावना विद्रोह, इस विद्रोह की खास एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो पावना विद्रोह हुआ था, इसमें जो स्लोगन दिया गया था, जो नारा दिया गया था, वो कुछ इस तरह का था कि हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। जमींदारों के नहीं। इससे पता चलता है ये कि जमींदारों के विरोध में ये जो आंदोलन है ये चलाया गया था, और अंग्रेजों को इसमें एक तरह से समर्थन मिला था इस पावना विद्रोह के माध्यम से। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको इतना याद रखिएगा। ये तो कुछ विद्रोह की बात हुई जिस पे चर्चा हुई, क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। अब इसमें से मैं जरा बिहार की बात कर लूं, एक दो पॉइंट। तो यहां ध्यान रखना है कि बिहार में जो कृषक आंदोलन हुआ, बिहार में कृषक आंदोलन, तो इसमें से एक तो चंपारण सत्याग्रह है ही, ये तो आप जानते ही हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार के सबसे प्रमुख एक लीडर जो कृषक आंदोलन के रूप में निकले, वो थे विद्यानंद। क्षेत्र क्या था इनका? मधुबनी के क्षेत्र में इन्होंने जो है, विद्यानंद ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया विद्यानंद ने। अच्छा, एक बात और भी है, ये भी ध्यान रखना है इसमें से। दूसरी बात, विद्यानंद ने तो किया ही किया, इसके बाद क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान
किसान सभा की स्थापना की थी, स्थापना की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इनकी एक पत्रिका थी हुंकार, ये भी याद रखिएगा, हुंकार। इसमें किसानों को जागृत करने का काम ये करते थे, हुंकार। एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी याद रखना है कि 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। तो ये दोनों पॉइंट आप लखनऊ में की थी, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो बिहार से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो नेता थे, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जो भी थे बिहार से संबंधित नेता थे, ठीक है, उसमें से स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है और एक विद्यानंद का नाम आता है। इस पे भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विद्यानंद मधुबनी के हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती वैसे तो यूपी में जन्म लिए थे, लेकिन बिहार का इन्होंने कर्मभूमि बनाया। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, पत्रिका हुंकार थी, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने की थी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इन्होंने की थी। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल गया? ABC 1 2 3, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुनप्पा, वायलट, त्रावणकोर, और तेभागा हो गया बंगाल। उसके बाद तेभागा का मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। मोपला, ये जो है इसमें कोई नेतृत्वकर्ता बेसिकली नहीं थे, बहुत सारे लोग एक साथ थे तो कोई नाम नहीं आता है। मोपला आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, और पाबना विद्रोह, ठीक है, ये बंगाल का था विद्रोह। पाबना विद्रोह ये बंगाल का था, बंगाल। इसका क्षेत्र भी याद रखना है, मोपला का, केरल का मालाबार क्षेत्र, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेतृत्वकर्ता भी याद रखना है, और किसके द्वारा किसके विरोध में किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? रंगून, जो भी म्यांमार है, म्यांमार है, यहां पे इनको निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित किया गया था रंगून। 1857 पर सारी डिस्कशन हमने भी कर रखा है, तो इस पर कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहां पर 2-3 पॉइंट आप मात्र याद रखेंगे। 1857, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से शुरुआत की गई थी मंगल पांडे के द्वारा, लेकिन ओरिजिनल जो शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई मेरठ से, 11 मई दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली में कौन? वही बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं, जफर, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बख्त ब्रैकेट में वक्त खां, ये उसका सेनापति था, है ना, वक्त खां, बहादुर शाह जफर का। इन दोनों के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई, आगे चल के पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ये फैल गया, ठीक है। इसका प्रतीक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि 1857 का प्रतीक जो है वो क्या था? तो वो था रोटी और तथा कमल का फूल। चपाती भी कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ, ये तो रोटी चपाती मतलब एक ही बात समझना है, ठीक है। कमल का फूल, ये दो चीजें इसके प्रतीक के रूप में थे, दो चीजें जो थे इसके प्रतीक के रूप में थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ठीक, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, पहली बात तो ये कि 1893 के आसपास जो है महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, अफ्रीका गए थे, ठीक है, अफ्रीका गए थे। एक व्यापारी अब्दुल्ला करके थे, उनका केस लड़ने के लिए, ठीक। उसके बाद रंगभेद की नीति को देखा उन्होंने, और फिर कई सारे उन्होंने वहाँ पे काम किए। तो 1903 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नाम का मैगजीन जो है वो शुरुआत किया था, प्रकाशित करवाया था। क्या था नाम? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, बी इसका करेक्ट आंसर है। 1904 में महात्मा गांधी ने नटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये दीजिएगा ध्यान, की थी, ठीक है।
उसके बाद 1910 के आसपास लगभग इन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। फर्म की स्थापना की थी। ठीक है, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा 1910 में। इसके साथ साथ इनका जो ये था 19 जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीटर मारिट्ज़बर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर उनके साथ ट्रेन में बदसलूकी किया गया था। कहानी आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि उनको उतार दिया गया था ट्रेन से, टिकट रहते हुए भी। जिसका टिकट लीगल था उसके बाद भी उनको हटा दिया गया। कारण रंगभेद था कि वो काले थे तो गोरे के साथ क्यों बैठ पाएंगे। तो जो स्टेशन था, अब तो उसका नाम गांधी स्टेशन एक्चुअली में कर दिया गया, गांधी जी के नाम पे, लेकिन उस समय वो पीटर मारिट्ज़बर्ग नाम का स्टेशन था। ठीक है, मारिट्ज़बर्ग स्टेशन। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गांधी जी का। और करेक्ट आंसर जो है ये है इंडियन ओपिनियन। ठीक, हरिजन भी, नवजीवन भी। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे उन्होंने मैगजीन निकाले थे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। ये 3 पॉइंट जो आप याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी एक पॉइंट है, लौटे थे। और संभवतः 9 जनवरी जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन को प्रवासी दिवस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह को गढ़ने वाले, कॉमन क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। सत्याग्रह, अब यहां पे देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द को गढ़ा गया। ठीक है, इसके साथ साथ जिसका एप्लीकेशन उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, अहिंसा, सविनय अवज्ञा। सत्याग्रह हमेशा सत्य का प्रयोग करना है, सत्य के थ्रू आग्रह। ठीक है, अहिंसा, हिंसा बिल्कुल नहीं। और सविनय अवज्ञा यानी हमें कोई अगर आदेश दे रहा है तो हम उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन विनय के साथ, मारपीट के साथ नहीं। दैट इज कॉल्ड सविनय अवज्ञा। ये 3 जो पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स का सबसे पहली बार एप्लीकेशन भारत में महात्मा गांधी ने कहां किया? तो इन तीनों सिद्धांत का अनुप्रयोग या प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में किया था। कब हुआ था? 1917। आपको पता होगा कि भारत में आते ही 15 में आए तो 17 में सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह में सफल हुए। तो भारत में सबसे पहले इन तीनों चीजों का एप्लीकेशन कर लिया उन्होंने। ठीक है, और उसी में चंपारण सत्याग्रह में ही। ठीक, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक दूसरे को मिलाया जाए। ठीक है, हिंदू तो इनका है लिखा हुआ, सुब्रमण्यम अय्यर का हिंदू जो लिखा हुआ है। ठीक है, सुधारक जो है ये लिखने वाले थे गोपाल गणेश अगड़कर नाम के लेखक थे। अगड़कर नाम के एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा लिखा गया था सुधारक। वो तो शायद इसमें है ही नहीं कहीं, वो तो खत्म। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी, करेक्ट है ये। ठीक है,
और ये जो बंगाली है ये एसएन बनर्जी की थी। ठीक, तो अब समझने वाली बात है कि इसमें से कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो किसी में मैच ही नहीं करेगा अगर देखा जाए तो। 2 3 2 3 दिया हुआ है, 2 और 3 का कोई मतलब ही नहीं है बी से, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले की जो लिखी गई थी वो थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है, ये लिखी गई थी। तो इस तरह से सुधारक हो गए गोपाल गणेश अगरकर, हिंदू हो गए सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली एस एन बनर्जी। बंगाली भी एस एन बनर्जी का लिखा हुआ एक्चुअली में नहीं था, ध्यान दीजिए। तो एस एन बनर्जी का लिखा हुआ था अ नेशन, नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अ नेशन इन द मेकिंग, ये एस एन बनर्जी की पुस्तक थी। ठीक, तो यहां पर कभी मैच का कोई मतलब नहीं है, जैसे तैसे लिखा हुआ, इसलिए इसमें से करेक्ट आंसर आपके पास ये हो गया। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी वो वॉइस ऑफ इंडिया तो हो ही गया, इसके साथ एक और इन्होंने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें से कुछ बुक की अगर बात कर लें तो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इस पे क्वेश्चन काफी अधिक पूछा जाता है। उसके बाद एक देखिए इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। सुधारक तो गोपाल गणेश अगरकर की लिखी हुई ये पुस्तक थी, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका प्रस्ताव जो है, यस, यहां जो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे इनकी एक पुस्तक आई थी पॉवर्टी, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी एक बुक थी, बिल्कुल करेक्ट। अब आइए इस पे 8 पे, इसका प्रस्ताव मई में आया, एक क्वेश्चन है जिसके बारे में कहा जा रहा है इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी कि भारत को बांटा नहीं जाएगा, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? अब दिमाग में लगा उपयुक्त उद्धरण किससे कहा जा रहा है, ये एक्चुअली में कहा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट, ये बात आ रही है नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट से, ठीक है, जो 1928 फरवरी में प्रयास किया गया, इसके बारे में शुरुआत हुई थी कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट आएगी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाएगी। ये समझौता हुआ, सभी लोग मिल बैठ के बैठे फरवरी में, और मई में जाके ये आ गया, मई में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। किन्होंने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। क्या था पॉइंट इसमें से? पहला पॉइंट था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य कहा जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा,
दिया जाएगा। एक तो पॉइंट ये कहा गया था। दूसरा, भारत एक संघ होगा। संघ, संघ का मतलब ब्रिटिश प्रांत होंगे, ब्रिटिश प्रांत और प्लस में देसी रियासत, देसी रियासत से मिला के एक संघ बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लू जो था मोतीलाल नेहरू का, नेहरू रिपोर्ट का, वो था कि भारत एक संघ होगा। विभाजन की बात कहीं नहीं थी, उस समय थी ही नहीं। उसको डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का मिलेगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। और तीसरा एक सबसे क्लू पॉइंट रखा गया था इसमें कि जो सिंध प्रांत अभी जो पाकिस्तान में है, उस समय तो भारत का हिस्सा था, तो सिंध को बंबई से अलग कर, बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इतने पॉइंट्स थे, ये नेहरू रिपोर्ट में थी। बट अफसोस की बात है कि नेहरू रिपोर्ट को जो आया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, सभी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और अंत में इसका कंडीशन ये बना कि एक तरह से ये रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस ने खास करके इसको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की बात को स्वीकार करने की गुंजाइश थोड़ी कम थी, जबकि कांग्रेस उस समय तक पूर्ण स्वराज पे चल पड़ी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए चाहिए। तो ये नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है, ना साइमन कमीशन की बात है, ना गांधी इरविन पैक्ट की बात है, ना क्रिप्स मिशन की बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मई में आया हुआ प्रस्ताव था। ठीक, ये पॉइंट था। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। नेहरू रिपोर्ट की चर्चा यहां पे हुई है। गांधी इरविन समझौता तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन तो 1928 में आया भारत। ठीक, और ये साइमन कमीशन की खास बात ये थी, इसमें सभी जो सदस्य थे, सभी सदस्य वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश थे। इसको गोड़ा आयोग भी कहा गया था, है ना। और इसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ था। विरोध करने वाले में सबसे मुख्य व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, पंजाब से लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय, जिनकी पुलिस पिटाई में मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था, और सारे विद्रोह भी जुड़े हुए थे इनके साथ, और एक ये भी था साइमन कमीशन का विद्रोह। ठीक है, पुलिस की लाठी से इनकी मृत्यु हो गई। एक बात और ध्यान रखना है, ये साइमन कमीशन जो है बिहार भी आया था, साइमन कमीशन जो है ये बिहार भी आया था। बिहार, और बिहार में जो उस समय के डुमराव महाराज थे, डुमराव महाराज के बुलावे पर, बुलावे पर डुमराव भी गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, डुमराव भी गया था। तो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन जो है डुमराव महाराज के कहने पे डुमराव भी गया था। कई बुकों में ऐसा मिलता है। ठीक, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया। ठीक है, और ये तो असफल होकर चला गया था। भारत को एक संविधान सभा देने के लिए और भारत को कैसे आज़ादी मिले उसके लिए कुछ बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और ये फिर सफल नहीं हो पाया। ठीक, तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है? देखिए, लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल उत्पत्ति करेक्ट आंसर सी हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी। ये जो प्रवाल, प्रवाल जो होते हैं, ठीक है, ये जुन्थेसिलिया कुछ ऐसा नाम होता है, जुन्थेसिलिया, है ना, इस प्रकार का कुछ नाम होता है, के साथ, के साथ सहजीवी संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक, जैसे एल्गी और फंगी का होता है ना, तो लाइकेन बनता है, उसी तरह से के साथ सहजीवी संबंध के आधार पर, के द्वारा, के द्वारा विकसित होते हैं, के द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है,
जुनेंथियंसिया, ये प्रवाल को भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। सहायता करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और यही जब मरना शुरू कर जाए, खत्म होना शुरू हो जाए, तो प्रवाल भी खत्म होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, है ना। कोरल ब्लीचिंग उसको कहा जाता है, जब ये खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जुनेंथिस्लिया नाम का जो ये है पदार्थ है, इसके साथ ये प्रवाल जो है साथ में रह के, है ना, इससे क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसको भोजन मिलता है और इसका ग्रोथ होता है। अब कंडीशन क्या है, साफ पानी, साफ पानी में प्रवाल नहीं हो सकता, प्रवाल नहीं होगा। तो क्या होगा, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पूछा गया था और सबका गलत हुआ था। साफ पानी में प्रवाल पैदा नहीं होता, उसके लिए सेलिन वाटर, नमकीन पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए सेलिन वाटर, सेलिन वाटर यानी नमकीन पानी की आवश्यकता है, पानी, ठीक है। 32 से 35 ppt, पार्ट पर मिलियन, इतना अगर सेलिनिटी होगा तब वहां पर प्रवाल जो है विकसित होगा उस पानी में, ठीक। और उसके साथ साथ टेम्परेचर, जो तापमान है वो भी 30 से 32 डिग्री या 25 मान के चलिए, 25 से 32 डिग्री के आसपास, सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम टेम्परेचर होगा तो उसमें भी प्रवाल नहीं होंगे। उतना पानी में उतना टेम्परेचर का भी होना जरूरी है और उसके साथ साथ सेलिन वाटर का जरूरी है, साफ पानी में नहीं होता है ये, ठीक है। इतने पॉइंट को याद रखना है। तो इस प्रकार प्रवाल की उत्पत्ति होती है। भारत में लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल उत्पत्ति से ही लक्षद्वीप का हुआ है निर्माण। और विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल, विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रवाल समूह है, सबसे बड़ा प्रवाल समूह है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा प्रवाल समूह है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया प्रवाल उत्पत्ति से, ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से। और ज्वालामुखी उत्पत्ति अगर बात की जाए तो इसमें हमारे देश में एक बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। कभी कभार संभावना होती है कि निकल सकता है, बहुत पहले ही आया था ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इसमें, अभी इसमें नहीं हो रहा है, लगभग बंद पड़ा हो, लेकिन है संभावना कि इसमें कभी हो सकता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नामचा बड़वा कहाँ, ये तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास हो गया, अरुणाचल प्रदेश, है ना। नामचा बड़वा, जहां से ब्रह्मपुत्रा तीक्ष्ण मोड़ लेती हुई फिर इधर मुड़ जाती है इंडिया की तरफ, अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये सही है। कुमाऊं यहाँ होना चाहिए एक्चुअली में, ये क्या लगा रहा है यहाँ पे, कुछ गलत है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और नोकरेक जो है ये सिक्किम हिमालय का हिस्सा नहीं, नोकरेक तो मेघालय में है एक्चुअली में, मेघालय, मेघालय, ठीक है। तो इसमें से केवल दो जो है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये सही है। नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है या कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी है, ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है। बस मात्र दो, ये दोनों अलग लगा हुआ, गलत लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। गढ़वाल हिमालय कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। और सिक्किम हिमालय में नोकरेक है नहीं, तो मेघालय साइड में है। अच्छा, अब इसमें से हिमालय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में बता दूं आपको कि क्या क्या इसमें से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिए जरा इसमें से। हिमालय जो है, हिमालय, इसकी चौड़ाई जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और सिक्किम साइड में अगर आप चले जाएं, यानी सिक्किम तो नहीं लिख सकते, इसको हम पूर्वी हिमालय लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो इसमें 150 किलोमीटर है। इससे आपको पता चल गया होगा
कि हिमालय की चौड़ाई जो है वो उत्तर से पूरब की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो घटती जाती है, चौड़ाई घटती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसीलिए जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो सभी पूर्वी हिमालय में हैं। सारे शिखर पूर्वी हिमालय में है, ठीक है। चाहे वो कंचनजंगा हो जाए, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है लेकिन है वो भी हिमालय का तो सबसे ऊंचा, कंचनजंगा तो भारत का है लेकिन वो सबसे ऊंचा है ना। तो इस तरह से चौड़ाई 400 किलोमीटर, पूर्वी हिमालय 150 किलोमीटर से। एक बात और, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि हिमालय में जो वर्षा होती है वो वर्षा सबसे अधिक किस प्रकार के मानसून से होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून से हिमालयी क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक वर्षा कहां से प्राप्त किया, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो पूर्वी हिमालय का विस्तार है उस विस्तार की अंतिम सीमा क्या है, क्या उसको रोकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी हिमालय का सीमांकन करती है, मतलब वही उसकी सीमा है, सीमांकन करती है। उसके बाद वो पर्वत जो है मुड़ते हुए म्यांमार साइड में चला जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी हिमालय का सीमांकन करती है। और जो हिमालय है इसको ऊंचाई के हिसाब से 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय आज भी कहते हैं इसको, ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय, ठीक है। ये बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय जो है इसका निर्माण जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण ओलिगोसीन पीरियड या ओलिगोसोन काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है, ठीक। क्या मैं बता रहा हूं कि बृहत हिमालय जो ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज उसका निर्माण जो हुआ था वो ओलिगोसीन काल में हुआ था, ठीक। एक तो पॉइंट ये हो गया बृहत हिमालय का। दूसरा एक बीच का आता है मध्य हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, मिडल हिमालयाज, या इसको हिमाचल भी कहते हैं, मध्य हिमालय, मिडल हिमालयाज, ठीक है। ये इसका निर्माण हुआ है मायोसीन काल में, इसका मायोसीन काल में निर्माण हुआ है, मायोसीन काल में, ठीक है, मायोसीन काल में मध्य हिमालयाज। और तीसरा जो एक है ये शिवालिक कहलाता है, लोअर हिमालयाज, शिवालिक या इसको लोअर हिमालयाज कहते हैं, हिमालयाज। इसका जो निर्माण है वो प्लायोसीन काल में हुआ है, प्लायोसीन काल में हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों काल को याद रखना है आपको, क्योंकि तीनों पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिए, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री इंग्लिश हिंदी दोनों में हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल मध्य हिमालय को है। और जो लोअर हिमालयाज है, निचला हिमालय, इसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, इसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इसमें हिमालय से रिलेटेड। एज का याद रखना है, एज पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एज का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद आइए 11, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलने वाली 2 नदी है नर्मदा और सोन, ध्यान रखिएगा इसको। बी, नर्मदा और सोन ये निकलती है अमरकंटक। देखिए तापी जो है ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, तापी सतपुड़ा रेंज से निकलेगी। एक बेतवा का नाम भी आया है, बेतवा, ये विंध्य रेंज से निकलेगी, ये निकलती है
विंध्य रेंज से, ठीक है, बेतवा विंध्य रेंज से निकलती है। नर्मदा और सोन तो अमरकंटक से निकल ही गई। यहां यह भी ध्यान रखना है कि नर्मदा एवं तापी, जो भी दो नदियां यहां पे दी हुई है जितनी, उसमें से मैं बात कर रहा हूं। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहते हुए, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहते हुए, बहते हुए अपना जल, अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में विसर्जित करती है, विसर्जित करती है, तथा एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। क्योंकि नदियां बहुत कम दूर ट्रेवल करती है और अचानक अरब सागर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत अधिक गाद नहीं अपने साथ लेके जाती, और समुद्र का पानी जब इसके गाद को थोड़ा सा भी जो है धकेलता है इधर, तो एक एस्चुरी का निर्माण होता है, बांध जैसा, ठीक है। ये आपका एस्चुरी जैसा हो गया। तो नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है, ठीक। इसमें से दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोन पर चर्चा हो सकती है। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, बिहार में सोन नदी रोहतास में, रोहतास जिले से, जिले से प्रवेश करते हुए पटना के निकट मनेर, मनेर में गंगा के पास मिल जाती है। गंगा के पास, गंगा के पास नहीं, गंगा में, गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो कहाँ मिलती है? पटना के निकट मनेर में, ये इंपॉर्टेंट है, मनेर में। और ये भी ध्यान रखिए कि दक्षिण बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी? सोन नदी होगी। दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी सोन नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी, महत्वपूर्ण नदी सोन नदी है, सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी है। इतने पॉइंट्स आप इन नदियों का याद रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहां पे झील के बारे में कुछ कह रहा है। साला झील है, बडखल झील है, लोकटक झील है, कालीबेला झील है। लोकटक तो C3 आप जानते होंगे, ठीक है, C3। साला झील अरुणाचल प्रदेश है, A1। बडखल ये हरियाणा है, 2। और कालीवेली ये तमिलनाडु है, 4। तो कुल मिला के 1 2 3 4 आंसर करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ए आंसर, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, साला अरुणाचल प्रदेश, बडखल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु, ठीक। अब इसमें से कुछ और झील जैसे चिल्का, चिल्का झील ये उड़ीसा में है, इसको एक बार ध्यान में रखना है, चिल्का। अच्छा, एक सबसे अधिक क्वेश्चन पुलिकट झील पे आता है, ये आंध्र, आंध्र एवं तमिलनाडु की सीमा पे है, तमिलनाडु की सीमा पे है, सीमा पर, ठीक है। ये पुलिकट हो गया, चिल्का हो गया। कोलेरू, कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाद, वेम्बनाद झील ये केरल में है, केरल में है, ठीक है। कावड़ झील, इस पे क्वेश्चन आता है, ये बिहार, बिहार में भी कहाँ? तो बेगूसराय जिले में है, ठीक है। ये बिहार की एकमात्र आर्द्र भूमि भी है, इसको बिहार का आर्द्र भूमि का दर्जा मिला हुआ है, बिहार का आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जो है इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि से संबंधित, संबंधित सम्मेलन, सम्मेलन ये था रामसर सम्मेलन,
रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था ये, ठीक है, ईरान में। तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन होता है रामसर सम्मेलन। किसी भी भूमि को अगर आर्द्र भूमि का दर्जा देना हो तो रामसर सम्मेलन के तहत ही जो फ्रेम लिखा गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उसी के तहत ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसका ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल सी बात है। न्यूनतम उर्वरक तो हमें उसके लिए चाहिए जिसमें कि ऑलरेडी पहले से सब कुछ अवेलेबल हो। अब ध्यान दीजिए, उर्वरक की जब बात होती है तो उसमें उर्वरक की जब चर्चा हो तो फर्टिलाइजर की तो NPK हम लोग जानते हैं कि मिट्टी को 3 चीजों की बेसिकली जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और पोटास। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये हो गया पोटास, है ना। ये 3 चीज चाहिए मिट्टी को, तो एक तरह से उसके बाद किसी और फर्टिलाइजर उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जलोढ़ मिट्टी, इसमें 2 प्रकार की चीज पहले से अवेलेबल होती है, P&K, प्रचुर मात्रा में। तो बचा क्या? एक नाइट्रोजन। तो आप इसमें यूरिया डाल के थोड़ी मात्रा में और फिर इसका काम पूरा निकाल सकते हैं, इसमें से फसल को आप उगा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो 13 में कह रहा है कि सबसे न्यूनतम उर्वरक, वो हमें चाहिए सी में, क्योंकि सी में जो मेन 2 कंपोनेंट है वो पूरी तरह से अवेलेबल है जलोढ़ में। जब काली मिट्टी की हम, तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ गया, अगर देखा जाए तो सी, ठीक है। काली मिट्टी अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या उपलब्ध है या क्या क्या उपस्थित होता है, अगर इसकी चर्चा की जाए, इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एंड ह्यूमस। ह्यूमस ये जो है, ये काफी अधिक मात्रा में इसमें होता है। अब देखिए, ना तो फास्फोरस दिख रहा है ना पोटास दिख रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की जो मिट्टी होगी इसमें हमें अधिक उर्वरक डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 तो डालना ही डालना है, तीनों एलिमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? काली मिट्टी बनती किस चीज से है? बेसाल्ट चट्टान से बनती है, बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और मुख्य रूप से इसको एक और कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। लाल मिट्टी की जहां तक बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता, आयरन मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स यानी लोहे का खनिज पाया जाता है, लोहे का खनिज है। और उसमें भी क्या सबसे अधिक पाया जाता है इसमें? तो हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो इस लाल मिट्टी में अधिक पाया जाएगा। और हेमेटाइट अधिक होने की वजह से इसमें फिर वही, ये तो रहा नहीं रहा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, है ना, इसमें फर्टिलाइजर। तो सबसे कम किस में डालना पड़ा? केवल नाइट्रोजन के लिए यूरिया, जलोढ़ में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? जलोढ़। 13 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी, यानी जलोढ़, ठीक है, जलोढ़। आगे चलिए इसमें से क्वेश्चन 14, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन है? देखिए, तंबाकू के उत्पादन में पहले आंध्र प्रदेश था, इधर गुजरात ने बाजी मारी है। तो गुजरात जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, गुजरात जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, गुजरात ये फर्स्ट नंबर पे है। और आंध्र प्रदेश जो है ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गुजरात और आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहले गुजरात, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। चलते हैं 15 की ओर। कौन सा प्रमुख मुड़ी में स्थापित है? मुड़ी झारखंड में है, ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग है। ए, करेक्ट आंसर ए हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग मुड़ी में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये ओडिशा में भी है, ओडिशा में भी है, ठीक है, ओडिशा में भी स्थापित होता है, ठीक। तांबा के लिए मालंज खंड मध्य प्रदेश का इलाका प्रसिद्ध होता है, एक।
और दूसरा खत्री राजस्थान का इलाका जो है ये भी फेमस है। किस लिए? तो तांबा उद्योग, कॉपर उद्योग के लिए है। ठीक है। इस्पात स्टील की बात की जाए तो इसमें तो आप जमशेदपुर या टाटा शहर जो है वो पूरी तरह से इसी के लिए है ही, इस्पात के लिए है ही, स्टील के लिए है। ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स को याद रखेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग जो है मुड़ी, मुड़ी मतलब झारखंड यहाँ पे है। अच्छा, इस्पात उद्योग की बात हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टील होता है जिसको हम इस्पात कहते हैं, स्टील, इसमें मिलाया क्या क्या जाता है? तो आयरन प्लस कार्बन। कार्बन का अमाउंट कितना? 0.1% से 1.5%, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि जब लोहे में कार्बन की मात्रा इनके बीच होगी है तब हमें स्टील बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, आयरन में कार्बन को मिलाने से होगा क्या कि जो आयरन होता है काफी मजबूत हो जाता है, तो स्टील क्या होगा? स्टील बिकेम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, काफी मजबूत हो जाता है वो। ठीक है, स्टील, इसीलिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है। ठीक, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इस तरह से, अच्छा, कच्चे, एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि कच्चे स्टील के उत्पादन में इंडिया दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गिने चुने देशों में है। ये रॉ स्टील की बात हो रही, कच्चे स्टील के उत्पादन में, कच्चे इस्पात के उत्पादन में। ठीक है, इंडिया में कुछ ही या ये टॉप पे ही लगभग पहुंचा हुआ है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो हमारे पास आया वो 15 का आ गया ए, 15 का ए। अब आइए 16 पे, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक देखिए, आपको ये बताया गया होगा कि जो वलित पर्वत होते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ये दो हैं, एक ओल्ड प्राचीन या पुराना और एक न्यू यानी नया। ठीक है, जब ओल्ड या पुराने की चर्चा हो तो उसमें कौन आएगा? अरावली आएगा। और जब न्यू की चर्चा हो तो न्यू वाले में कौन आएगा? न्यू की अगर चर्चा हो तो इसमें आएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हिमालय की भी 3 श्रेणी जो हमने भी पढ़ा था, एक तो हो गया बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, और तीसरा शिवालिक। ठीक है, तो ध्यान देना है कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, फिर इसका हुआ और फिर इसका हुआ। तो सबसे न्यू तो हमारे पास शिवालिक आया। तो किसका एग्जाम्पल होगा ये? जब हिमालय ही पूरा न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है या नवीन मोरदार पर्वत है, बलित मतलब यहां पे मोरदार पर्वत है, तो शिवालिक भी उसी का हिस्सा होगा। तो शिवालिक जो श्रृंखला है, ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ में और पश्चिम में, यानी ये पश्चिमी चंपारण वाला जो इलाका है यहां की बात हो रही है, पश्चिम चंपारण के आसपास। ठीक है, तो वो क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नवीन मोरदार पर्वत होगा। नवीन मोरदार पर्वत होगा शिवालिक। पूरा हिमालय ही न्यू फोल्डेड माउंटेन का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, बिल्कुल। अब इसमें से एक बात का ध्यान रखिए और कि शिवालिक श्रृंखला जो है, इसी में बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला है। सोमेश्वर किला सर्वोच्च चोटी है जो कि सोमेश्वर श्रेणी में है। सोमेश्वर श्रेणी एक्चुअली में शिवालिक श्रृंखला का ही, शिवालिक श्रेणी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, उसको हम सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। और उसमें जो सोमेश्वर किला है वो बिहार की सर्वोच्च चोटी है, 874 मीटर ऊंचाई।
874 मीटर ऊंचाई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा अगर कि बिहार की सर्वोच्च चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी, तो 874 मीटर हो गई। और वो कहाँ है, तो सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला किसमें, किससे संबंधित, शिवालिक श्रृंखला से संबंधित। और ये शिवालिक या पूरा हिमालय कैसा, तो ये न्यू फॉल्ड माउंटेन, न्यू फॉल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, अरावली ओल्ड पर्वत हो गया, ओल्ड वलित पर्वत, दोनों फोल्डेड माउंटेन है। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17। अब ये मैथ्स है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बर्नौली का सिद्धांत। पहली बात तो ये कि बर्नौली का सिद्धांत जो है ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए होता है, ये ध्यान लीजिएगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक पाइप है, ठीक, उसमें से वाटर फ्लो करता जा रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो अगर हम इस पानी के एक पार्टिकल की बात करें, ठीक है, एक पार्टिकल, तो अपने एक पाथ को, एक रास्ते को ही फॉलो करता हुआ वो कंटिन्यू बहता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, इस तरह से, है ना। तो इसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में जो ये बर्नौलीज है का थ्योरम, सिद्धांत, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, जो पानी अप डाउन बहुत ज्यादा कर रही हो उसमें ये बर्नौली का सिद्धांत लागू नहीं होगा। स्मूथली जो भाग रही हो, है ना, उसके पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही मोशन के साथ चल रहे हो, तब वो बर्नौलीज का थ्योरम होगा। और इसमें क्या होता है, दूसरा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण का सिद्धांत इस पे कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी है, दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, सब का मान जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, अचर होगा, कभी नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। यही एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से ये पानी अगर यहां से फ्लो कर रही है, यहां अगर इस पॉइंट पर अगर हम वाटर जो है, पानी है, इसका टोटल एनर्जी 50 जूल है, टोटल एनर्जी 50 जूल, टोटल में तीनों आ जाएगा, तीनों एनर्जी को जोड़ा गया 50 जूल निकला। यहां भी हम कंस्टेंट करेंगे तो 85 जूल होगा कैलकुलेट करने पे, यहां कैलकुलेट करेंगे तो 50 ही जूल होगा। यानी ऊर्जा हमेशा उसकी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ काइनेटिक ज्यादा हो, पोटेंशियल थोड़ा कम हो, प्रेशर थोड़ा कम हो, यहाँ पे आके काइनेटिक ही कम हो जाए, पोटेंशियल थोड़ा बढ़ जाए, प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बर्नौलीज के प्रिंसिपल को। ठीक है, एनर्जी, तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया, बी। करेक्ट आंसर इसका निकल के आ गया, ऊर्जा जो है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर ये काम करती है। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली, जल के अंदर मछली है, अब किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखलाई पड़ती है। बहुत सिंपल से इसका आंसर होता है, देखो ये जो पानी है, वाटर है, ठीक है, ये एक मीडियम है, माध्यम है, ठीक है, एक माध्यम। अब यहां तक पानी है, इसके ऊपर एयर है, हवा है, ये एक दूसरा मीडियम है, ये मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 1। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में आती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, पाथ को चेंज कर लेती है। चलना चाहिए था ऐसे, चल गई ऐसे। अब ऐसे जब चल रही है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, मछली रखी हुई है, तो मछली से लाइट जब टकराएगी है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि लाइट तो बाहर से आई थी, उसके हिसाब से तो लाइट ये है, लेकिन लाइट तो ऐसे बेंड कर गई। अब ये लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ इस तरह से निकलती हुई जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है अपने पाथ को
पाथ को चेंज कर लेना, ठीक है। तो अब ये लाइट इस तरह से जाएगी ऐसे करके, हैं। तो अब ये जो पर्सन है उसको पोजीशन जो है इस ऑब्जेक्ट का वो अपने रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो ये जो घटना होती है इसको हम कहते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, करेक्ट आंसर हो गया सी, प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण से यह घटना होती है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण से यह घटना होती है कि कोई भी चीज वस्तु हो नीचे वो हमेशा हमें ऊपर दिखलाई पड़ेगी, ठीक है, ऊपर दिखलाई पड़ेगी। जब लाइट नीचे आएगी किसी चीज पर गिरी, गिरने के बाद वो टकरा के लौटी तो अपने पोजीशन से अलग हटेगी और व्यक्ति को जो है वो दिखेगी यहां, है ना, थोड़ा सा ऊपर दिख जाएगी। ये होता है पॉइंट इसका, रिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है, नरम लोहे के। पहली बात देखिए कि जो मैग्नेट हैं, मैग्नेट ये नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी, आर्टिफिशियल भी, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट है ये आपका है Fe3O4, Fe3O4, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये नेचुरल मैग्नेट हुआ, दुनिया में सबसे पहला मैग्नेट यही पाया गया था। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट को आप बना सकते हैं अलग अलग मटेरियल से, जैसे एल निको है ना, ये कॉमन शब्द यूज होता है। एल निको कृत्रिम चुंबक को बनाने के लिए, कृत्रिम चुंबक को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वो होगा एल निको, एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम निकेल और कोबाल्ट, इसके साथ साथ नरम लोहे की बात हो रही है, नरम लोहा भी इसमें से यूज कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ सॉफ्ट आयरन का भी उपयोग होता है, सॉफ्ट आयरन का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रकृति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, करेक्ट आंसर सी, सी की वजह से जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी, अधिक चुंबकीय, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होता है इसकी नरम लोहे की, और उसके पास कैपेसिटी भी काफी अधिक होती है लंबे समय तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने पास रखने की। इस वजह से क्या होता है कि नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने बताया है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो गया, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को विकसित किया था। देखिए पहली बात बता दूं मैं आपको कि पॉइंट एक्चुअली में आता है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब इसको कहते हैं नाभिकीय बम, नाभिकीय बम इसको कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक। एक को हम कहते हैं एटम बम, एटम बम, एक को कहते हैं हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ठीक, दो होते हैं। एटम बम जो होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, प्रिंसिपल पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन, विखंडन पर यह कार्य करता है, पर ये आधारित होता है, आधारित होता है, ठीक है ये। और जहां तक इसकी बात हो गई हाइड्रोजन बॉम्ब की, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक है, और नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, आधारित होता है। इसमें से यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा, नाभिक टूटेगा, इसमें दो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाएगा। तो इसमें उपयोग क्या होता है, इसमें ट्रीटियम H13 का उपयोग किया जाता है, इसको बनाने में उपयोग होता है, ठीक है, ट्रीटियम का उपयोग होता है, H13 का उपयोग होता है। सामान्य बॉम्ब से न्यूक्लियर बॉम्ब अलग कैसे होते हैं, ये विकिरण, विकिरण या रेडिएशन, रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, रेडिएशन या विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और इसीलिए सामान्य से ये अलग होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, और सारे बॉम्ब जो नुकसान करेंगे, और ये जो
न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं लंबे समय तक इनका रेडिएशन आसमान में फैलते रहता है, पानी में, जमीन पर, ठीक है। मनुष्य में सबसे अधिक नुकसान यही करता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। हाइड्रोजन बॉम्ब, एडवर्ड टेलर, ए। करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? ए। करेक्ट आंसर 28 का ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 29। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह, ऑक्सीजन में ले जाने पर वह बुझ जाती है, बुझ जाती है, गैस जलने लगती तेजी से। सिंपल बात है ये। करेक्ट आंसर सी है। ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर कहते हैं। मतलब जो किसी वस्तु को जलने में सहायता करे, है ना, सहायता करे। ऑक्सीजन का काम क्या है? यही काम है। ऑक्सीजन अगर कहीं नहीं हो तो वहां पे आग नहीं लग सकती है। ऑक्सीजन से संपर्क आपने काट दिया, ऑक्सीजन रहेगा वहां आग लगेगी, बच जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो इसका सी हो गया। जैसे मान के चलिए कि अगर आप लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, कोयला, कोल, इसको जलाते तो हैं कम मात्रा की ऑक्सीजन में, कम मात्रा की ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अपर्याप्त दहन, अपर्याप्त दहन, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट बर्निंग कहा जाता है इनको। बर्निंग यानी कंप्लीट ये नहीं जलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहां पर, ठीक है। तब क्या होगा उस कंडीशन में? जो लकड़ी होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें? चारकोल में। लकड़ी किस में कन्वर्ट होता है? चारकोल में। कब? जब उसको हम इनसफिशियंट बर्निंग करते हैं तब। एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अगर कोयले की हम इनसफिशियंट बर्निंग करेंगे तो क्या होगा? कोयले की इनसफिशियंट बर्निंग करने से हमारे पास मिलता है कोक, कोक, ठीक है, कोक। ये कब मिला? जब इनसफिशियंट बर्निंग हुई तब मिला। अगर कंप्लीटली उसको जला दिया जाता तब ये चीजें नहीं मिलती आपको, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन हमेशा जलाने का कार्य करता है। यहां एक बात और, ये तो पॉइंट हो ही गया। इसके साथ और भी ध्यान रखना है कि रॉकेट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, रॉकेट में यहां भी ऑक्सीडाइजर का उपयोग होता है जिससे ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और रॉकेट में एक पॉइंट आता है क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक तकनीक। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में बदलकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो यहां भी ऑक्सीजन आ गया हमारे पास -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिक्विड बना के हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते। एक्चुअली में क्या करते हैं, जो ईंधन उपयोग करते हैं उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया सी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को -150 पे रखेंगे तो वो ऑक्सीडाइजर का काम करेगा। रॉकेट वगैरह में इसको क्रायोजेनिक तकनीक, हिंदी में लिख दो इसको, क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं, है ना, तकनीक कहा जाता है इसका। बात बाकी तो हमने बता ही दिया आपको, इसको ध्यान में रखना है। आगे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्नेल यानी घोंघे जो होते हैं उनके द्वारा जो परागकण की क्रिया होती है वो एक्चुअली में क्या कहलाती है? एक फैक्ट से याद करने वाला, इसको मेलेकोफिली के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मेलेकोफिली। बी आंसर इसका करेक्ट है। घोंघे द्वारा परागकण जो होता है इसको हम मेलेकोफिली के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? सिंपल, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखा गया था। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक थी ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले इस चीजों को बताया था कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ है इनसे संबंधित, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट, ठीक है। ये एक जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। तो दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है पीलिया, इंग्लिश में इसको जॉन्डिस के नाम से भी हम जानते हैं।
जॉन्डिस, ठीक है, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, लीवर। लीवर से रिलेटेड यानी यकृत से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पीलिया, इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी हमारे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जब इनकी डेथ होती है ना, डेथ, तो डेथ होने के बाद इनको क्या करता है कि जो बाइल जूस है वो इनको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है बाइल जूस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में ये बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आरबीसी हैं वो जब डेथ हुआ तो डिकम्पोज नहीं होंगे और इनकी मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी और शरीर का जो पूरा कलर है वो एक्चुअली में येलो टाइप का कुछ होने लगता है, इस कलर का पीलापन लिए हुए, ठीक है। तो इसी को हम पीलिया, शब्द ही इसी से आया है, पीला, पीलिया कहते हैं इसको, ठीक है। और ये एक लीवर इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टाइफाइड की बात हो जाए, टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है ये एक्चुअली में रिलेटेड होती है इंटेस्टाइन से, है ना, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है, आंत से संबंधित बीमारी है। उसी प्रकार से ये जो लीवर है ये यकृत से संबंधित बीमारी होती है और बाद में चल के क्या होता है कि यही पीलिया कभी कभी हेपेटाइटिस में बदल जाता है, ये भी याद रखिएगा, हेपेटाइटिस में बदल जाता है। हेपेटाइटिस में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है कि पीलिया का जो अपर स्टेज है वो क्या होगा, वो हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, और फिर लाइलाज बीमारी होती है, इसको संभालना मुश्किल होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब तो करंट के क्वेश्चन है इसमें से कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सिंपल है, 16 ईयर्स गवर्नमेंट ने तय किया है कि उससे कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोचिंग जो सेंटर्स हैं वो एडमिशन तभी देंगे जब बच्चे की एज 16 ईयर से ऊपर हो चुकी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 16 ईयर्स जो है इसको कंप्लीट करवाने के बाद ही एडमिशन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका है 16 ईयर्स, 16 वर्ष, 16 ईयर्स। अच्छा, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉइंट आई है, तो एक बात मैं बता दूं आपको कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, 2020 में, इसमें से कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, हो सकता है आगे बनने की संभावना, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको कि हाँ 33 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एनईपी 2020 इसमें से क्या कहा गया है कि सिक्स्थ क्लास से ही जो है वोकेशनल कोर्स, यानी हिंदी में हम कहें तो व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाएगा, ऐसी कुछ व्यवस्था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। तो वो की पॉइंट आपको याद रखना हो, सिक्स्थ क्लास, ठीक है, कि सिक्स्थ क्लास से ही अब जो है ये वोकेशनल कोर्स होगा। पहले वाली जो पढ़ाई थी वो अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा जा सकता है कि बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी व्यवसाय को कितने से, तो सिक्स्थ क्लास से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सिक्स्थ क्लास से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा। प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, एक्सपीरियंस के जरिए हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के जरिए, अनुभव के जरिए कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं, इसको लेकर है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए देश कौन है? कोई नहीं है, ई करेक्ट आंसर है। शामिल देश कोई नहीं था, प्रयास किया गया कितने सारे देशों को शामिल करवाया जाए, अभी तक किसी को शामिल करवाया नहीं जा चुका है। जब करवाया जाएगा तब उसमें से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा ई। करेक्ट आंसर हो गया 35 का ई, ठीक है, कोई नहीं है। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट और भी देख ले जरा, ये जो ब्रिक्स है इसमें कुल BRICS 5 देशों का ये जो है एक समूह है, ठीक है। ये जो आर्थिक रूप से काफी जो मजबूत देश थे उनको लेकर, ये पहले 4 ही थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया था। तो कुल इसमें 5 देश जो हैं उन देशों का ये समूह है, 5 देश का ये समूह है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
चिराग सेन। करेक्ट आंसर क्या हो गया? चिराग सेन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन? चिराग सेन। आगे, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 23-24 में महिला एकल, कुछ खेल वही है, केवल ये बदल गया है, ठीक है, महिला एकल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अनमोल खड़ब। पहले भी मैंने क्वेश्चन ही करवाया हुआ है दोनों, अनमोल खड़ब, ठीक है। महिला एकल का खिताब अनमोल खड़ब ने, पुरुष एकल का चिराग सेन ने, ठीक है, इन्होंने जीता है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विश्व आर्थिक मंच के किस राज्य में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड दावोस में होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होती है, कि भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? पहले भी क्वेश्चन में करवाया हूं, तेलंगाना, याद रखिए, तेलंगाना में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हुआ बी, तेलंगाना में, ठीक। 38 का करेक्ट आंसर बी, 38 का बी, तेलंगाना में देगा ये। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? रंजन गोगोई। करेक्ट आंसर, रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको असम वैभव के नाम से जानते हैं, उससे सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर हुआ सी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। और समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और वियतनाम के बीच संभवतः यह होता है, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, सी। जैसे जीमैक्स इंडिया जापान, सिलनेक्स इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका, ठीक है। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, इस प्रकार के कुछ युद्धाभास होते हैं। सूर्य किरण, सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच होता है, भारत नेपाल के बीच होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जिस पर बार बार क्वेश्चन आता है वो मैंने लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का सी, 40 का करेक्ट आंसर सी। तो इस तरह से आज का जो टेस्ट है यहीं तक, इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर जब मिलेंगे, ठीक है, तो फिर नए टेस्ट को लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।